वन पीस चैप्टर 1183 ऑफिशियली आ चुका है। और भाई ऑनेस्टली एल्बाफा आर्क अब वॉर आर्क नहीं रहा भाई, क्योंकि इस चैप्टर में हम फाइनली ब्रूक का इमोशनल पास्ट देखने को मिलने वाला है भाई। तो अगर चैनल पर नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और चलिए बिना टाइम वेस्ट के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है एग्जैक्टली वहीं से जहां प्रीवियस चैप्टर खत्म हुआ था। ईमू रागनीर को देखकर कहता है कि रागनीर, तुम सिर्फ इंतजार कर रहे थे मेरे अगेंस्ट अटैक करने का, इजंट दैट राइट? और ऑनेस्टली ये लाइन ऑलरेडी काफी सस्पिशियस थी। इतने में लोकी तुरंत रिप्लाई करता है कि तुम क्या नॉनसेंस बक रहे हो भाई। और फिर लोकी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देता है कि यार मैंने आज तक किसी को इतना डैमेज एब्जॉर्ब करते हुए कभी नहीं देखा है। यानी भाई इमो लिटरली मॉन्स्टर लेवल ड्यूरेबिलिटी शो कर रहा है। और तभी इमो एक बोन चिलिंग स्टेटमेंट देता है। वो डायरेक्टली बोलता है कि निका और निडॉग, अगर तुम मेरे सोल्जर्स नहीं बन सके तो मैं तुम्हें एलिमिनेट कर दूंगा, बिल्कुल डोजान की तरह। भाई यहां सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि डोजान है कौन? क्या ये कोई एंशिएंट डेविल फ्रूट यूजर है या फिर एडवांस किंगडम का कोई लेजेंडरी वॉरियर? क्योंकि ओडा सेंसे रैंडमली ऐसे नेम्स ड्रॉप नहीं करते। तुम्हारी क्या थ्योरी है भाई, कमेंट में जरूर बताना। और भाई ये बोलते ही इमू अटैक स्टार्ट कर देता है भाई। उधर से लोकी भी अपना अटैक लॉन्च करते हुए आता है, रागना ड्यूएल उसका नाम होता है। लेकिन इमू काउंटर करता है अपने अटैक से ब्लेड ऑफ रैथ ग्राम। और भाई दोनों अटैक कोलाइड होते हैं, आसपास का पूरा एनवायरनमेंट डिस्टॉर्ट होने लगता है, आसमान हिलने लगता है और भाई बैटलफील्ड लिटरली डिस्ट्रॉयड जोन बन जाता है भाई, डिजास्टर जोन बन जाता है। और यहां से पैनल शिफ्ट होता है वेस्टर्न विलेज की तरफ। अब वहां पर क्या हो रहा था कि जहां जाइंट्स अपनी पूरी जान लगा रहे होते हैं बच्चों को बचाने के लिए, क्योंकि जर्ड खुद हेवीली इंजर्ड होने के बाद भी सबको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। चॉपर उसे रोकते हुए कहता है कि भाई तुम लोगों को अभी मूव नहीं करना चाहिए, मैंने अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रॉपर्ली स्टार्ट भी नहीं किया है। यानी भाई जाइंट्स अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में है। लेकिन जर्ड का रिप्लाई ऑनेस्टली भाई इट इज वेरी इमोशनल। भाई वो कहती है कि मेरी लाइफ कोई मायने नहीं रखती। भाई यहाँ ओडा सेंसे क्लियरली जायंट्स का सैक्रिफाइस मेंटालिटी दिखाते हैं भाई, चाहे जान चली जाए लेकिन वो बच्चों को बचा के रहेंगे। और तभी किलिंगम सिचुएशन देखकर कहता है कि सिर्फ 7 ही बचे हैं, मुझे ये काम करना ही होगा। और फिर लेट्स गो ज्यादा भाई ये स्टेटमेंट आता है। और भाई इतने में फाइनली एंट्री होती है हमारे स्टड लॉन्डे की भाई, यानी कि सांजी की। लेकिन अफसोस भाई कि ओडा सेंसे हमें प्रॉपर एक्शन दिखाने ही वाले होते हैं कि पैनल इंस्टेंटली शिफ्ट हो जाता है। और अब हम देखते हैं गनको को, जो कंप्लीटली आइस में फ्रोजन पड़ी है। नाउ सेकंड पैनल में क्या दिखाते हैं, सेम सीन में कि उसोप कंफ्यूज होकर ब्रूक से पूछता है कि तुम उस औरत से लड़ने के लिए भागे क्यों थे? मुझे तुम्हारे पीछे आना पड़ा क्योंकि मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। और इनफैक्ट नामी भी पूछती है कि क्या तुम उसे जानते हो? क्या वो कोई एनिमी है जिसे तुम पास्ट में लड़े थे? और यहां से चैप्टर इमोशनल टर्न लेता है भाई। ब्रूक धीरे से कहता है कि वो कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक ऐसी पर्सन है जिसे मैं दोबारा देखना नहीं चाहता था। और फिर ब्रूक बोलता है लेकिन मैं खुद कंफ्यूज हूं, क्योंकि अगर वो वही है तो इस वक्त उसकी एज 77 ईयर्स होनी चाहिए थी। नामी शॉक्ड होके कहती है कि तो शायद वो कोई और होगी, क्योंकि वो एक सेलेस्टियल ड्रैगन है राइट? और फाइनली ब्रूक रिवील करता है कि हाँ, क्योंकि वो मेरे होमलैंड की प्रिंसेस थी। और भाई मेरा उससे कांटेक्ट तब टूट गया जब वो मैरिजोस गई थी। भाई ये सुनकर सब लिटरली शॉक्ड हो जाते हैं। फ्रैंकी गनको को देखकर कहता है कि हे ब्रूक, ये लड़की अभी भी फ्रोजन है, पता नहीं जिंदा है या मर गई, हम इसे यहाँ छोड़ सकते हैं ना? और नामी भी कहते हैं कि वो सेलेस्टियल ड्रैगन है और एल्बा पे अटैक करने आई थी। लेकिन ब्रूक क्वाइटली रिप्लाई करता है कि हाँ, लेकिन जब हम बंधे हुए थे तब उसने ही हमें आजाद किया था। आखिर उसने ऐसा क्यों किया और उसे कैसे पता था कि मैं कौन हूं? और यहां ब्रूक का फ्लैशबैक में वो मोमेंट याद करता है जब गनको ने उसे भागने को बोला था। ब्रूक कहता है कि इतना सब होने के बाद वो वापस अपने डेमोनिक फॉर्म में चेंज हो गई, जैसे उसके अंदर 3 पर्सनालिटी हो। और नामी इंस्टेंटली थ्योरी देती कि तुम्हें लगता है कि कोई इसे कंट्रोल कर रहा था? ब्रूक रिप्लाई करता है कि पहले मुझे ऐसा नहीं लगता था, लेकिन आज लोगों को डीमंस में बदलते देखकर मैं अंदर से टूट सा गया हूं। भाई ऑनेस्टली ये डायलॉग काफी डिप्रेसिंग है। और तभी जिन में सीरियस टोन में कहता है कि माफ करना दोस्त, लेकिन हमें जल्दी डिसाइड करना होगा उसे जिंदा छोड़ना है या मरने देना है। और फाइनली ब्रूक का फ्लैशबैक स्टार्ट।
ब्रूक बताना स्टार्ट करता है कि बहुत साल पहले जब मैं जवान हुआ करता था और वो एक छोटी सी बच्ची थी, और यहाँ रिवील होता है एक पुराने किंगडम का नाम, एस्पेरिया। एक ऐसी कंट्री जो अब एग्जिस्ट नहीं करती। और भाई एस्पेरिया को लैंड ऑफ म्यूजिक कहा जाता था, जहां हर टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनते थे। और चैप्टर हमें ले जाता है 70 साल पुराने पास्ट में, और यहाँ हम यंग ब्रूक को गाते हुए देखते हैं। सॉन्ग का नाम होता है गुड मॉर्न मेड, जो एक्चुअली चैप्टर का टाइटल भी है। ब्रूक और उसकी टीम समुद्र में जाने के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और तभी हमें एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची को देखने को मिलती है भाई। और ऑब्वियसली भाई वो गनको ही होती है, यानी कि प्रिंसेस सूरी। भाई पूरे फ्लैशबैक का एटमॉस्फेयर ऑनेस्टली काफी होलसम था, बिकॉज ब्रूक के टीममेट्स उसे कहते हैं कि कैप्टन हमें भी वो क्विक ड्रॉ वाली टेक्निक सिखाओ ना, ये अनफेयर है कि प्रिंसेस शूरी को ही आपका सारा टेंशन मिल जाता है। भाई हेल्थी जेलसी चल रही होती है यहाँ पर। और फाइनली हम देखते हैं कि यंग ब्रूक और छोटी प्रिंसेस शूरी एक्साइटेड होकर पूछते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की है, तो क्या मैं अपनी मम्मी की तरह स्ट्रांग बन गई हूँ? और भाई यहाँ रिवील होता है कि ब्रूक की एज उस वक्त 20 थी और शूरी की एज थी उस वक्त 7 साल। तो ये हम बड़े बड़े पैनल पर दिखाते हैं दोनों को एक साथ। और फिर वही टिपिकल ओडा सेंसे कॉमेडी स्टार्ट होती है। भाई ब्रूक ड्रामेटिक टोन में बोलता है कि हाँ, शी इज वेरी पावरफुल, वो बहुत ताकतवर है। ओह क्वीन कैंडेला, लाइट ऑफ माई लाइफ। और शूरी तुरंत कहती कि ब्रूक, मैरिड वुमेन के प्यार में पड़ना सही नहीं है। भाई क्लासिक ब्रूक बिहेवियर। तभी किंगडम का किंग आता है, किंग रेवेन, और आते ही ब्रूक को बोलता है कि मैं तुम्हें फांसी की सजा देता हूँ, तुम मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हो। ब्रूक कैजुअली रिप्लाई करता है कि भाई बिल्कुल नहीं, मैं तो तब तक वेट करूंगा जब तक मौत खुद तुम्हें लेने नहीं आती। शूरी फिर क्यूट टोन में बोलती है कि कम ऑन ब्रूक, मामा को भूल जाओ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं तुमसे शादी करूंगी। और भाई किंग इंस्टेंटली जेलस हो जाता है और वो कहता है कि नो शूरी, ऐसी गुफी बातें तुम्हें मुझसे करनी चाहिए। भाई ब्रूक का सैवेज रिप्लाई कि नहीं, मुझे ऐसी वाइफ नहीं चाहिए जिसकी नाक ना बहती हो। भाई टोटल क्लासिक कॉमेडी। और इतने में भाई किंग बोलता है कि क्या, पर मेरी बेटी को रिजेक्ट करने की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने तुम्हारी? ब्रूक कैजुअली कहता है कि आखिर मैं वफादार जो हूँ। भाई इस फ्लैशबैक ना, भाई ये फ्लैशबैक काफी गोल्ड था, बिकॉज वो हैप्पी मोमेंट आपको देखने को मिला भाई। लेकिन तभी सीरियस सिचुएशन आती है। एक सोल्जर भागते हुए आता है और बोलता है गुस्ताखी माफ हो, लेकिन घोड़ों पर एक गैंग सिटी की तरफ आ रहा है। बैटल कॉन्वे के कुछ लोग ऑलरेडी फाइट कर रहे हैं, लेकिन वो इनफ नहीं होंगे। किंग शॉक्ड होकर पूछता है कि भाई वो किस लिए आए हैं, और सोल्जर रिप्लाई करता है कि वो क्वीन कैंडेला के लिए आए हैं। मोलोन फैमिली सालों से उनके पीछे पड़ी हुई है। किंग इमीडिएटली ऑर्डर देता है कि कैंडेला को मैसेज भेजो, उसे ओपेरा हाउस से बाहर मत निकलने देना। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ओपेरा हाउस का ट्रांसपोंडर स्नेल जो है भाई, वो साइलेंट मोड पे होता है और मैसेज वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। शूरी ब्रूक को देखती है और बोलते ब्रूक कुछ करो। ब्रूक सीरियस होकर कहता है कि द मोलोन रॉक्स, हाँ मैंने आज उन्हें पोर्ट पे ही देखा था। नाउ नेक्स्ट पैनल पे हमें ओपेरा हाउस सराउंडेड मतलब दिखता है कि भाई मोलोन गैंग चिल्लाते हुए कहती है कैंडेला बाहर निकलो, चारों तरफ से घेर लिया गया है, और भाई सब सेटल कर, भाई आज हम सब सेटल करेंगे, तुम डॉन्स की बीवी बनोगी। भाई उधर किंग पैनिक करता है कि ब्रूक कुछ करो, लेकिन ब्रूक काल्मली कहता है कि डोंट वरी बॉस, वो बहुत स्ट्रांग है, और वैसे भी जब वो लोग पोर्ट से निकले थे ना, तभी मैंने उन्हें ऑलरेडी कट कर दिया था। और भाई नेक्स्ट पैनल, भाई सारे लोग एक साथ कट हो जाते हैं। भाई क्लासिक ब्रूक क्विक ड्रॉ टेक्निक। ऑनेस्टली व्हाट द हेल वाज दैट पैनल, भाई मजा आ गया। इतना क्लीन स्लैश पैनल ओडा ने फुल ऑरा दिखाया है भाई ब्रूक का हमेशा की तरह। भाई एक इंजर्ड बंदा ना भाई शॉक में सोचता है कि ये क्या हुआ, क्या हम पहले ही कट हो चुके थे? और आई गेस ये वही टेक्निक है जिसका नाम है 3 पेस हम नॉट स्लैश। और भाई तभी क्वीन कैंडेला फाइनली बाहर आती है, और भाई पैनल में लिटरली सब उसकी ब्यूटी की तारीफ कर रहे होते हैं। कुछ लोग एक्साइटेड होके कहते भी हैं कि भाई कैप्टन ब्रूक की क्विक ड्रॉ टेक्निक थी यार। और नरेशन आता है 70 साल पहले किंगडम ऑफ एस्पीरिया में 2 स्टार्स थे, क्वीन कैंडेला और ब्रूक, जब वहां शांति हुआ करती थी। और इसी इमोशनल नरेशन के साथ चैप्टर 1183 होता है समाप्त। और भाई ऑनेस्टली ये चैप्टर सिर्फ लोर नहीं था, ये ब्रूक के कैरेक्टर को कंप्लीटली रीडिफाइन करने वाला चैप्टर था। और अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो भाई ये है कि भाई पहली चीज कि ईमू का कनेक्शन डोजान से क्या था, जिसके बारे में बात की गई, बिकॉज अभी ऑफिशियली डोजान का नाम कहीं भी नहीं आ रखा है। दूसरी चीज, अभी फ्लैशबैक कितने टाइम तक चलेगा भाई,
क्योंकि अभी स्टार्ट ही हुआ है ब्रो का। तो बाकी लेट्स सी यार क्या होता है आगे। बाकी कमेंट में अपनी क्रेजीएस्ट थ्योरी जरूर बताना भाई, और अगर ब्रेक डाउन पसंद आया हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे लेजेंडरी।